नमस्कार दोस्तों आप लोग आजकल काफ़ी ज़्यादा जीडीपी के बारे में, रिसेशन के बारे में, डिप्रेशन के बारे में काफ़ी ज़्यादा सुनते होगे। मैं भी अपने वीडियो में काफ़ी सारे लेक्चर बनाता रहता हूँ जीडीपी के बारे में, इस तरह की चीज़ें, काफ़ी सारी जानकारियाँ आपको अभी तक दे चुका हूँ। लेकिन क्या आपने अभी तक कभी सोचा है कि हमारे देश में पिछले 70 सालों में आज़ादी के बाद से क्या हमारे देश में कभी रिसेशन आया है? और अगर आया है तो कितनी बार आया है? क्या आपने इसके बारे में कभी सोचा? तो इसी पर मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए। यहाँ पर आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि पिछले 70 सालों में हमारे देश में रिसेशन आया है तो कब कब आया है। ठीक है, काफ़ी कुछ जानने को है इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। ध्यान रखिएगा इसमें 25,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, यही वाला चैनल ज्वाइन करिएगा। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी आईक्यू लाया है आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, अगर आप ईएमआई अवेल करना चाहते हैं तो 31 मई तक आपको एक सुनहरा मौका है, अच्छा मौका है। आप ज़्यादा पीरियड के लिए ईएमआई ऑफर कर सकते हैं, ले सकते हैं। उसके बाद से 1 जून से ये पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। तो आपको याद होगा मैंने कल एक वीडियो बनाया था जापान के बारे में। जापान पूरे विश्व का पहला देश बन चुका है जो कि कोविड-19 की वजह से यहां पर रिसेशन में गया है। तो यहां पर मैंने आपको काफ़ी एक्सप्लेन किया कि जापान क्यों गया, उसकी मेन प्रॉब्लम क्या है। इनफैक्ट यहां पर कोविड-19 के पहले भी यहां पर जापान में बहुत सारी दिक्कतें थीं। और रिसेंटली न्यूज़ में यह आया है कि जो गोल्डमैन सैक्स है उनके द्वारा बोला गया है कि भारत की इकॉनमी, ध्यान से सुनिएगा, फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में हमारी इकॉनमी कॉन्ट्रैक्ट होने वाली है 5% से। जी हाँ, -5% हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगी। ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ सामने निकल कर आई है, क्योंकि रिसेंटली यहां पर आईएमएफ ने बोला था कि हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट +1.9% होने वाली है। लेकिन जिस हिसाब से पूरा सिनेरियो चल रहा है, पूरी बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो पा रही है, तो डेफिनेटली हमारी इकोनॉमी नीचे जाने वाली है। लेकिन कितना जाने वाली है, यहां पर इस रिपोर्ट में बोला गया है -5%। तो सबसे पहली बात आता है ये रिसेशन होता क्या है। कल भी मैंने बताया था लेकिन एक बार फिर से बता देता हूं। रिसेशन का सिंपली यहां पर जो ज्यादातर एक्सेप्टेड डेफिनेशन है, देखिए ऑफिशियल कुछ भी नहीं है, लेकिन हर एक देश के द्वारा, ज्यादातर इकोनॉमिस्ट के द्वारा यह माना जाता है कि अगर आपके देश की जीडीपी लगातार 2 क्वार्टर तक, आपको पता है एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो उसमें से 2 क्वार्टर लगातार अगर हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव में रहती है, मतलब फॉर एग्जांपल अभी हमारा अप्रैल से लेकर जून तक का क्वार्टर चल रहा है, तो पहले क्वार्टर में अगर मैं कहता हूं -2.2% है, फिर ठीक है, फिर जुलाई से लेकर सितंबर तक वाला जो दूसरा क्वार्टर है इसमें हमारी जीडीपी -3% रहती है। आई होप कि ये पॉजिटिव में रहे, लेकिन मैं एग्जांपल ले रहा हूं। तो सपोज ऐसा रहता है तो हम इसको कह सकते हैं रिसेशन। लेकिन यहां पर कई सारी और ऑर्गेनाइजेशन का कहना है, उनका कहना है कि जरूरी नहीं है कि यहां पर अगर नेगेटिव में जाएगा तो ही हम रिसेशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर सपोज मैं कहता हूं कि हमारी इकोनॉमी 10% से ग्रो कर रही थी, लेकिन अचानक से ये गिर के 2% पे आ गई है, तो आप सोचिए 8% की गिरावट हुई है। लेकिन अगर मैं कहता हूं जापान की इकोनॉमी 1% से ग्रो कर रही थी, लेकिन वो गिर के हो गई है -2%, तो ऑल्दो ये नेगेटिव में गई है लेकिन गिरावट सिर्फ 3% की हुई है, लेकिन हमारी इकोनॉमी तो 8% से गिर रही है। तो क्या हम अपनी इकोनॉमी को रिसेशन में काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे? तो ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, कि इसलिए कई लोगों का, कई ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा कहना है कि जरूरी नहीं है कि नेगेटिव के साथ चलें। यहां पर अगर काफी बड़ी गिरावट देखी गई है आउटपुट के अंदर, इनकम के अंदर, एम्प्लॉयमेंट के अंदर, ठीक है, ट्रेड के अंदर 6 से 1 साल तक के बीच के लिए, तो हम उसको कह सकते हैं कि यहां पर वो भी रिसेशन में गया है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको यहां पर बताऊंगा कि हमारे देश की जीडीपी 1947 के बाद से अगर आप देखेंगे, अगर मैं नेगेटिव ग्रोथ रेट की बात करूं तो टोटल 4 टाइम्स हमारे देश में नेगेटिव ग्रोथ रेट रही है। सबसे पहला टाइम आया था 1957 में, आप यहां पर देख सकते हो 1957 में -1.2% रहा था। फिर दूसरा समय आया था आपका 1965-66 में, जब ग्रोथ रेट -3.7% हो गई थी। और थर्ड टाइम आया था 1972-73 में, जब नेगेटिव ग्रोथ रेट गए थे, बहुत ही मामूली असर था, दैट इज -0.3%, लेकिन नेगेटिव में गई थी। और फोर्थ एंड लास्ट टाइम ये था आपका 1979 और 80 का समय, जब -5.2%, मतलब कि आज तक के भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा कभी गिरावट हुई है वो है आपका ईयर 1979-80 का, जब -5.2% हम नेगेटिव ग्रोथ में रहे थे। अब दोस्तों आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये जो 4 बार गिरावट हुई है, नेगेटिव में गया था, इसका मेन कारण क्या था?
तो देखिएगा ज़्यादातर पहले क्या होता था कि लिबरलाइजेशन तक, मैं यहाँ पर आपसे चर्चा कर रहा हूँ 1957 से लेकर 1991 तक, जब हमने एलपीजी रिफॉर्म्स अपनाए थे 1991 में, आपको याद है ना, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इस तरह की चीज़ें अपनाई थी। उसके बाद से तो हमारी ग्रोथ रफ्तार जो है काफ़ी रही है, लेकिन उसके पहले अगर आप देखिए तो अक्सर आपको अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलते होंगे। आप ये देख सकते हैं ग्राफ में कितना ज़्यादा अप एंड डाउन होते हुए दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मेनली दो कारण की वजह से ये 1991 के पहले होता था। पहला क्या कारण था, वो था आपका जब भी इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस, क्रूड ऑयल प्राइसेस यहां पर बढ़ते थे, उसकी वजह से यहां पर इंडिया को बहुत बड़ा झटका लगता था। तो एक तो ये रीजन हो गया। दूसरा, यहां पर आपको पता है कि पहले हमारे देश में ग्रीन रेवोल्यूशन के पहले जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन था वो ज्यादा नहीं होता था। हम बाहर के देशों से, स्पेशली 1965 के पहले आप देखेंगे तो अमेरिका पर बहुत ज्यादा डिपेंड होते थे, वहां से ग्रेन आया करता था। वो तो बाद में हमने ग्रीन रेवोल्यूशन और इस तरह की चीज़ें अपनाई, तब जाके आज हम सेल्फ सफिशिएंट हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको बताऊं 1957-58 वाला समय हो गया और 1965-66 वाला समय, इन दोनों टाइम के बीच में आप देखेंगे तो यहां पर हमारा पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ था, 62 में आपको याद होगा चाइना के साथ वॉर हुआ था। तो उस समय भी बहुत बड़ा दिक्कत आया था, वो एक बहुत बड़ा कारण बना था कि जो फूड की शॉर्टेज है वो बहुत ज़्यादा हुई थी, और इसी की वजह से यहाँ पर दोनों टाइम में आपको ड्राउट की वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगा। लेकिन आगे ये वाला जो 2 साल है 1972-73 वाला और 79-80, जब हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट -5.2% आ गया था, इसका मेन कारण था ऑयल प्राइस शॉक। बेसिकली आपको याद होगा ओपेक का गठन वगैरह हुआ था इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के समय, तो यहां पर ऑयल प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ गए थे। तो इसकी वजह से हमारे देश में बहुत बड़ा झटका लगा था और तब हमारा ये नेगेटिव ग्रोथ रेट में रहा था। लेकिन 1991 के बाद क्या, आपके मन में सवाल आ रहा हो, क्या 1991 के बाद हमारे देश की जीडीपी कभी नेगेटिव में गई है? जी बिल्कुल नहीं गई है। याद रखिएगा 1991 के बाद से अभी 2020 तक, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 21 मई को, अभी तक 1991 के बाद कभी भी नेगेटिव में नहीं रही है। आप ये रेड वाला लाइन कर्व भूल जाइए, आप ये ब्लू वाले पे ध्यान दीजिए। ब्लू वाला कर्व आपका इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट बता रहा है फ्रॉम 1991 से लेकर 2014 तक। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर कभी भी नेगेटिव में नहीं रहा है। लेकिन जैसा कि मैं आपसे बता रहा था कि कई सारे इकोनॉमिस्ट का यह कहना होता है कि जरूरी नहीं है कि रिसेशन, अगर हम वर्ड दे दें, ये रिसेशन क्या है, ये तो एक जस्ट शब्द है। लेकिन सपोज मैं कहता हूं, यहां पर आप देख सकते हैं 1999 का समय था जब हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट 9% के आसपास आ पहुंची थी, 8% से ज्यादा ग्रो हम कर रहे थे। लेकिन अचानक से आप देखिए यहां पर गिरावट होती है, हम 4% पे आ जाते हैं। तो यहां पर कई लोगों का कहना है, एक्सपर्ट्स का मानना है ऐसा कि यहां पर 1999 से लेकर 2003 तक ये हम रिसेशन का भी पीरियड कह सकते हैं एक तरह से। मतलब जरूरी नहीं है कि नेगेटिव में है, लेकिन हम इसको मान सकते हैं एक तरह से, क्योंकि हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट अच्छी चल रही थी, वो काफी तेजी से नीचे आई। लेकिन अब इसका मेन कारण क्या था? मेन कारण देखिए दोस्तों, यहां पर था एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस। एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस बेसिकली रिलेट करता है आपका साउथ ईस्ट एशियन देशों के साथ। साउथ ईस्ट एशिया में कौन कौन से देश आते हैं? इंडोनेशिया, मलेशिया, इस तरह के जो देश थे, उन्होंने पहले क्या किया, अपने देश में बहुत सारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मंगाया, ओपन कर दिया। लेकिन अचानक से उनके देश से जो डॉलर्स है वो वापस जाने लग गए। इसको देखते हुए इसका असर जो है इंडिया की इकोनॉमी पर भी आया, और इंडिया की जो रुपी है वो भी बहुत तेजी से डेप्रिशिएट होने लगी। अब इसको बचाने के लिए यहां पर जो आरबीआई है उसने क्या किया, रेपो रेट को बढ़ा दिया। अब रेपो रेट बढ़ाया तो आपको याद होगा, मैंने हमेशा आपको बताया है कि जब भी रेपो रेट बढ़ेगा इससे क्या होगा, जो लोन्स हैं वो महंगे हो जाएंगे। मतलब कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अगर उनको लोन लेना है बैंकों से, वो महंगा हो जाएगा, वो लोन नहीं लेंगे, और इसका सीधा असर आपको किस पर दिखेगा, ग्रोथ रेट के ऊपर। और इसीलिए ये जो समय था 1999 के बाद से, ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था ये 1998 में आया, और उसके बाद से 2-3 साल तक ये काफ़ी लो ग्रोथ रहा था। नेक्स्ट यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स का मानना है, जो एक हम कह सकते हैं रिसेशन था, वो था आपका ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। अक्सर हम जानते होंगे ये बहुत बड़ा रिसेशन आया था पूरे विश्व के अंदर। ऑल्दो हमारे देश में ये नेगेटिव ग्रोथ रेट नहीं गया था, लेकिन आप देख सकते हैं कि 2008 तक हमारी जो ग्रोथ रेट है वो करीब 9% तक पहुंच गई थी। 9% के हिसाब से ग्रो कर रहे थे। इवन एक क्वार्टर में तो हम डबल डिजिट हासिल कर लिए थे, 10% हासिल कर लिए थे। लेकिन उसके बाद से अचानक से देखिए ये आ जाती है वापस से 4%। तो आप सोच के देखिए, हम 10% से डायरेक्टली अगर हम 4% पे आ रहे हैं तो 6% की गिरावट हो रही है, बहुत बड़ी गिरावट होती है। तो हम कह सकते हैं कि यह भी एक तरह का रिसेशन है। ऑल्दो जो एक्सेप्टेड डेफिनेशन है नेगेटिव का, वो यहां पर लागू नहीं होता, लेकिन हम कह सकते हैं यह भी एक नेगेटिव रिसेशन वाला दौर था।
ठीक है, ये ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से हुआ। और तीसरा यहाँ पर जो हुआ था 2011-12 के समय, ये 11-12 का समय था, यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ आप देख सकते हैं, ये 11-12 का समय है जब हमारी ग्रोथ रेट वापस से 9% आ गई थी, लेकिन अचानक से फिर ये गिर गई और 5% के आसपास आ गई। ठीक है, यहां पर बेसिकली क्या हुआ, जो फिजिकल डेफिसिट है, करंट अकाउंट डेफिसिट है, मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूं ये सारी चीजें, मैंने बहुत बार अपने लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया है, वीडियोस में एक्सप्लेन किया है, हर एक चीज हम बार बार एक ही वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इट इज नॉट पॉसिबल। तो यहां पर ये जो फिजिकल डेफिसिट है, करंट अकाउंट डेफिसिट है, बहुत ज्यादा बढ़ गया था। इनफैक्ट अगर आप में से कई लोगों को याद होगा 2011-12 में तो बहुत सारे आंदोलन चले थे इन्फ्लेशन को लेकर, महंगाई को लेकर, गाना भी आया था कि महंगाई डायन खाए जात है ना। तो इस तरह की चीजें चली थी 2011-12 में। 10% 11% के हिसाब से इन्फ्लेशन होता था, सोच के देखिए, बहुत ज्यादा। तो यह बहुत बड़ा कारण था कि जब हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट नीचे आया था। अब यहां पर मैं आपसे सवाल पूछता हूं, 2012-13 के बाद, यहां 14 के बाद आप देख सकते हैं, स्पेशली 2016 में अगर आप देखिए तो हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट काफी अच्छे से ग्रो कर रही थी 8% के हिसाब से। लेकिन मैं कोविड-19 के यहां पर बात नहीं कर रहा हूं, कोविड-19 के पहले याद होगा कि हमारी जीडीपी 4.5% पे आ गई थी। ठीक है, 4.5%, 4.7% पे आ गई थी, 5% से भी हम नीचे चले गए थे। तो क्या आप इसको भी रिसेशन बोलोगे कि नहीं बोलोगे? ये मैं जजमेंट नहीं दे रहा हूं, मैं ये आपसे पूछ रहा हूं, आपका क्या विचार है इसके ऊपर? क्योंकि इतनी बड़ी गिरावट होती है अगर किसी देश की जीडीपी ग्रोथ में, यहां पर तो कोविड-19 का असर नहीं आया था, लेकिन मेरा क्वेश्चन आपसे है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन जाने से पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं। आप देख सकते हैं, मैंने आपको ये ग्राफ दिखाया था 1957, 65 का, 72 और 79। जब भी आप देखोगे रिसेशन आया है, लेकिन उसके अगले साल ही या फिर 1 या 2 साल के बाद वापस से यहां पर ग्रोथ रेट देखने को मिलती है। आप कोई भी रिसेशन देख लीजिए, वापस से देखिए कितनी तेजी से ग्रोथ रेट आया है। यहां पर भी देखिए कितनी तेजी से ग्रोथ रेट आया है। यहां पर आप देख सकते हैं 1979 वाला जो कि सबसे वर्स्ट ईयर था, ये -5.2%, उसमें भी कितनी तेजी से ग्रोथ रेट आया। तो मेरा कहना है कि अगर ज़्यादातर यही मान के चला जा रहा है कि जो पहला क्वार्टर हमारा आने वाला है, ये वाला जो जा रहा है वित्तीय वर्ष का 2020-21, इसमें हमारी ग्रोथ रेट नेगेटिव होगी ही होगी। अगर आप सोच रहे हो कि नेगेटिव नहीं होगी तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। आप सोच के देखिए, अप्रैल में कुछ भी काम नहीं हुआ है हमारे देश में, मई ऑलमोस्ट लॉकडाउन में रहा है, तो कैसे हो सकता है कि हम नेगेटिव में नहीं जाएंगे? नेगेटिव जाएगी, लेकिन वापस से हम तेजी से उभर सकते हैं, क्योंकि रिसेशन के बाद अचानक से फिर से तेजी आती है। ठीक है, तो आई होप कि मैंने इस वीडियो में जस्टिफाई कर पाया हूं कि रिसेशन कब कब आया था। आपको काफ़ी कुछ नया जानने को मिला होगा इस वीडियो में। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं तो मेरा स्टडी IQ ऐप के ऊपर एक बहुत ही अच्छा कोर्स स्पेशली डिजाइन बाय मी 1000 MCQ वाला आया है। यहाँ पर बेसिक से हम इकोनॉमिक्स समझेंगे, पढ़ेंगे, MCQ के माध्यम से। कोई भी एग्जाम की आप तैयारी करो, स्पेशली मेरा टफ क्वेश्चंस होगा फॉर UPSC, स्टेट PCS, यहाँ पर आपकी जो इकोनॉमी है उस पर ग्रिप आ सकती है। ये मेन मकसद है इस कोर्स का। और साथ में डेली UPSC MCQ कोर्स तो मेरा चलता ही है। किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मुझसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर जुड़िए, यहाँ पर भी मैं डेली एक MCQ कराता हूँ। मेरे वीडियो की भी प्लेलिस्ट आपको इसी प्रोफाइल पर मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू।